बचपन में हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी पढ़ी थी कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा। तो भैया हम लोग कंफ्यूज रहते थे कि वो कौन सी जगह है जहां पर लोग रुपए की जगह टका का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उस समय चलता तो भारत में रुपए ही था, बट बंगाल की स्थानीय भाषा में रुपए को टका के रूप में बोला जाता था। पर उस समय कौन जानता था कि वही टका जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है, स्थानीय बोलचाल में, वो आगे चलकर बांग्लादेश की करेंसी बनेगा। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे कि एक भाग का नाम पश्चिम बंगाल पड़ा और दूसरे भाग का नाम आगे चलकर बांग्लादेश पड़ा। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. वैसे तो हम सभी को पता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति से ही भारत पर राज किया, जो कि बंगाल विभाजन भी अंग्रेजों की नीति का ही एक हिस्सा था। हुआ यूं कि उस समय मुस्लिमों की अपेक्षा हिंदुओं ने ब्रिटिश हुकूमत में अपनी भागीदारी सबसे ज़्यादा मांग करने की कोशिश की और तरह तरह के आंदोलन खड़े करने लगे, जिसको देखते हुए तत्कालीन वायसराय ने सोचा कि भैया अगर इनकी आवाज़ को यहाँ पे नहीं दबाया गया तो ये लोग आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला सकते हैं। जिसको देखते हुए तत्कालीन लॉर्ड कर्जन ने भैया सोचा कि यहाँ पर हम चाहे तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रख सकते हैं, और उसने वैसा किया भी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा लॉर्ड कर्जन ने, और जनता में सहानुभूति के लिए उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर यहाँ पे बंटवारा होता है बंगाल का, जिससे कि पूर्वी भाग बनेगा और पश्चिम भाग बनेगा, तो पूर्वी भाग वाले लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। पूर्वी भाग में एक्चुअली ये था कि पूर्वी जो भाग था, पूर्वी भाग में हिंदुओं से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम की संख्या निवास करती थी, जिसके चलते लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया कि भैया अगर विभाजन होता है तो आगे चलकर इससे पूर्वी भाग में रहने वाले मुसलमानों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा ही फायदा होने वाला है। आखिरकार लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर ही दिया, पर यह विभाजन ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की इस चाल के खिलाफ हिंदू व मुस्लिम दोनों लोगों ने एकता दिखाते हुए बंग भंग आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजों को बंगाल विभाजन भंग करना पड़ा। पर अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बीज को बो दिया था, वो बीज था हिंदू व मुस्लिम को अलग करना, जो कि आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने शुरू से एक नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो। सो इसी के चलते जब अंग्रेजों ने वहाँ पे बीज बो दिया था हिंदू व मुसलमान को अलग करने का, सो भैया उस समय भी कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं। जैसे आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कोई भी नेता हो, अगर वो दूसरे लोगों के लिए सही बात कह रहा हो, तो दूसरा नेता अगर वो सत्ता में नहीं है तो वो सोचता है कि इसमें कोई ना कोई खामी जरूर ढूंढी जाए, जिसके खिलाफ हम अपने लोगों को इकट्ठा कर सकें और आगे चलकर एक पार्टी का निर्माण कर सकें। सो यही कंडीशन उस समय थी। उस समय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने खड़ा होकर आगे चलकर जस्ट 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन भंग भी हो गया। इसी चीज को देखते हुए मात्र एक साल बाद, लगभग एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जो बीज बोआ था अंग्रेजों ने कि भैया हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे अलग किया जाए, वो बीज मुस्लिम लीग का नाम का पौधा बन चुका था। और मुस्लिम लीग के मुख्य लोगों के द्वारा कहना यह था कि उस समय अगर पूर्वी भाग और पश्चिम भाग बन जाता तो इससे मुसलमान को ही फायदा होने वाला था, जो कि उस समय 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा हुआ था वो सही था। हालांकि उस समय मुसलमानों को हिंदुओं के साथ नहीं देना चाहिए था, जिससे कि भंग होता। उस समय तो बंगाल विभाजन भंग हो गया था, पर लोगों के सामने एक बात खुलकर सामने आने लगी थी कि आने वाले समय में भारत से एक नए राष्ट्र की मांग हो सकती है, वो भी धर्म के आधार पर। बात यहाँ पर आकर फंसती है कि उस समय तो बंगाल का विभाजन हुआ भी और बंगाल का विभाजन भंग भी हो गया, पर फिर भी जो बंगाल का पूर्वी भाग था उसका नाम आगे चलकर बांग्लादेश कैसे पड़ा। हुआ यूं कि अंग्रेजों ने जब
बंगाल को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की तो उस समय पूर्वी भाग में, बंगाल के पूर्वी भाग में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखते हुए, इस मौके को देखते हुए मुस्लिम नेताओं ने बंगाल विभाजन भंग होने के लगभग 1 साल बाद 30 दिसंबर 1906 को बंगाल के पूर्वी भाग में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग को स्थापित करने वाले जो नेता थे उसमें मुख्य रूप से थे आगा खां, ख्वाजा समीउल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना व कई मुस्लिम नेता शामिल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के लगभग 34 साल बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन भी जारी कर दिया, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा कहा गया कि हमें एक पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए। उस समय तो भारत के कई बड़े नेताओं को लगा कि ये इंडियन मुस्लिम लीग की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। आप एक बात नोटिस जरूर करिएगा, जो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय इंडियन मुस्लिम लीग नाम रखा गया था, जो कि बाद में जब पाकिस्तान बना तो उस समय इंडियन को हटा के मुस्लिम लीग कर दिया गया। मुस्लिम लीग को लगा कि शांति से बात नहीं बनने वाली, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रेडियो पे भड़काऊ भाषण दे दिए, जिसके वजह से जगह जगह दंगे भड़क उठे और जब लाखों की संख्या में लोग मारे गए तो अंग्रेजों ने ये ठान लिया कि अब हमें भारत के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, जिसके लिए अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान के लिए जमीनी स्तर की जो सरहद थी उस सरहद को खींचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो व्यक्ति कभी भारत आया ही नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का नाम बदलकर केवल मुस्लिम लीग रख दिया गया, पर जहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो मुस्लिम लीग का गढ़ बन चुका था। आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि जो चीज़ जहां से स्टार्ट होती है वो उसका पॉइंट हो जाता है, वो वहां से एपिक सेंटर आप मान सकते हो कि वो उसका एपिक सेंटर हो जाता है, जहां से वो चीज़ कभी जल्द खत्म नहीं होने वाली। सो यहाँ पर जो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद इंडियन मुस्लिम लीग से इंडियन हटा के मुस्लिम लीग पार्टी कर दी गई। पर ये इसका निर्माण कहाँ हुआ? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। वो उसका एपिक सेंटर बन चुका था, जिसके चलते बंगाल का विभाजन ना होते हुए भी बंगाल का पूर्वी भाग बना, जो कि पाकिस्तान को सौंप दिया गया। वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बट पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा अत्याचारी थी, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में भी आंदोलन खड़ा होने लगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब एक आदमी को वह जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है जिस पर वह विश्वास करता है, तो उसके पास एक डाकू बनने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो यही वाक्यांश पूर्वी बंगाल में घटने लगा, जहां पर पाकिस्तान के शासक याह्या खां द्वारा वहां के बंगाली नेताओं को टारगेट किया जाने लगा। पर हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से ऊबकर वहां के लोगों ने अपना बंगाल स्वाधीनता आंदोलन छेड़ा, तो पाकिस्तान ने उन सभी का नरसंहार करा दिया। आप सोच सकते हो कि उस समय जो पूर्वी भाग बना था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, वहाँ पे बंगाली भाषी लोग रहते थे जो कि अपने संस्कृति से इतना घुले मिले थे कि ये बात पाकिस्तान को पच नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि यहाँ पे भी टोटल इस्लामीकरण होना चाहिए, जिसके चलते याह्या खान ने वहाँ पे तरह तरह के अपनी क्रूरता दिखानी स्टार्ट की और कहा कि भैया अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको बंगाली भाषी ना बनकर, बंगाली संस्कृत ना अपनाकर आपको इस्लामीकरण की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तानी सेना ने इतना ज़्यादा अत्याचार मचा दिया था कि लगभग 30 लाख बांग्ला भाषियों का नरसंहार कर दिया गया और उस समय लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए।
इस घटना को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, जिसके चलते सन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारतीय सेना का पराक्रम को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने अलग अलग कैंपों में रखा। 1971 को पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में और उसके प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीब बने। अगर ये ऐतिहासिक घटना ना घटती और पाकिस्तान से बांग्लादेश ना आज़ाद होता तो भारत पर क्या असर पड़ता, आइए शॉर्ट टाइम में नज़र डालते हैं। सबसे पहला असर कि लगभग 70 सालों के अंतराल में बंगाली भाषा व बंगाली संस्कृति को खत्म कर दिया जाता। यह सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा असर कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में कई मुजाहिदीन संगठनों को खड़ा कर देता और जो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में घट रही हैं, सेम वही कंडीशन भारत के पश्चिम बंगाल में हो जाती। तीसरा सबसे बड़ा असर, आज़ादी के लगभग 40 साल बाद ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारत से 2200 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए परमिशन मांगता। अगर ऐसा हो जाता तो आप इमेजिन करिए कि भारत का कोई भी शहर पाकिस्तान की जद से दूर नहीं होता और शायद ही कश्मीर भारत का हिस्सा भी होता। जाहिर सी बात है कि अगर 2204 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाती, पूर्वी बंगाल जो था वो पूर्वी पाकिस्तान तो वो आज़ाद होकर बांग्लादेश ना बनता, तो यहाँ पे एक पॉइंट और खड़ा हो जाता कि काश ही कश्मीर भारत का हिस्सा होता। चौथा सबसे बड़ा असर, इस ऐतिहासिक घटना की कहानी के शुरू में ही हमने बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, शायद ही टका किसी देश की मुद्रा होती। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके मित्र के काम आ सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।